हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुझे किसी काम से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, तो इसलिए कल वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 11 क्लास 11 चैप्टर नंबर 8। तो देखिए, कल मेरी लड़की ने मेरे को एक बात और कही थी कि माँ कि अम्मा आप जो है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रही हो। तो नई एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर है वो मतलब निकाल दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है ये 7 है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये 8 करवा रही हूँ। तो अब जो चैप्टर आपने एक्स्ट्रा करा है उसको एक एक्नॉलेजमेंट की तरफ पर आप याद कर लीजिएगा। तो अब ज़्यादा समय न खराब करते हुए आते हैं हम हमारे चैप्टर पे। तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, इसमें देखिए आपको कुछ शब्द याद करने की जरूरत होगी। बायोटिक, एबायोटिक, रेनेबल, नॉन रेनेबल, तो और पॉल्यूशन। तो देखिए, इस जो चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंट, तो इस पहले पार्ट में हम देखिए ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट है क्या चीज़, और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें क्या क्या समस्याएं आ रही है, और तीसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी भारत सरकार ने पर्यावरण में सुधार हेतु क्या क्या काम किया। तो आते हैं हम हमारे सेगमेंट पे। सबसे पहले एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्लानिटरी inheritance with include all resources include biotic and abiotic element। मतलब साधनों और संसाधनों का वह योग जो जैविक और अजैविक पदार्थ, मतलब जैविक और अजैविक इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो सबसे पहले बायोटिक एलिमेंट यानी कि जैविक तत्व क्या होते हैं? वो जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, वो जैविक हो गए। जैसे पशु पक्षी, कीट पतंगे, ह्यूमन बींग्स। और एबायोटिक वो होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़। तो अब रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा अपने आप बन जाते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म होते ही चले जाते हैं, दोबारा नहीं बन पाते हैं। फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसका देखिए क्या फंक्शन होगा कि ये रिसोर्सेज की सप्लाई करता है। ये रिसोर्सेज की सप्लाई करता है, हवा, पानी और फल फूल एक्सेट्रा, फ्रूट, सब्जियां वगैरह हमें सब एनवायरनमेंट से ही प्राप्त होता है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, वो हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है। सेकेंड वन, एस्टिमेट वेस्ट। जो आपको पता है हमारे आसपास जो फैक्ट्रीज होती है, वो जो भी अपना वेस्ट वगैरह है, इवन जो हमारा ह्यूमन बींग्स का है, यूरिन, स्टूल्स वगैरह, ये सब भी वो जो हमारी जो है, इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जानवरों का भी, तो मतलब जो भी वेस्ट वगैरह है ये अब्जॉर्व कर लेती है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ये अब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम ना हो तो क्या होगा? हर जगह दुर्गंध फैलती है। और इवन जो हमारी डेड बॉडी होती है उसको भी ये डीकम्पोज करने का काम करते हैं। कैसे? अब आपने कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर मर जाए तो कुछ दिन तक तो बड़ी गंदी दुर्गंध उठती है, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो जाती है, क्योंकि जो धरती है उसको अपने अंदर मतलब अब्जॉर्व कर लेती है। तो ये वेस्ट को एस्टिमेट करने के काम आती है। सस्टेन लाइफ, हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है। तो हमें जो भी है भोजन, हवा, पानी वगैरह सब हमें इसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन इज
एस्थेटिक सीनरी, उसके अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य भी ये प्रदान करती है, हमें देती है। कैसे? एक खूबसूरत सा झरना है, आसपास हरा भरा वातावरण हो गया, खूबसूरत पहाड़, बाग बगीचे, ये सब कहाँ से? ये इन्वायरमेंट की ही देन है। और ये सब हमारे दिल को सुकून भी देती है। और जिसको कविता करनी होती है वो कविता कर लेता है, और बाकी जो जिसको चित्र बनाना होता है वो हमारा जो चित्रकार है वो पेंटिंग कर लेता है। तो अब इसके क्राइसिस देखिए क्या है कि एनवायरनमेंट की भी अपनी एक लिमिट है। जैसे कह देते ना, मैं किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, या किसी भी चीज की कोई हद होती है। उस हद तक तो अगर हम इनका यूज करते हैं तब तक तो है ठीक, ये खुद जो रेन्यूएबल सोर्सेज है ये खुद जनरेट कर लेती है। लेकिन अगर अंधाधुन किया जाए तब ये समझ लीजिए प्रकृति को गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्राइसिस होती है। अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके क्राइसिस यानी कि पतन का कारण। सबसे पहले जो हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं या हमारे घर की भी कोई गंदगी होती है तो वो हम पानी में बहा देते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि आसपास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह होगी वो अपना वेस्ट है ना पानी में बहा देती है, इवन समुद्र में भी। तो अब इससे देखिए क्या होता है, पॉल्यूशन तो हुआ ही हुआ, समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर जो जीव जंतु यानी कि जो मछलियां हैं और भी कई जो मतलब समुद्री जानवर रह रहे हैं उनको नुकसान होता है। और इवन आपने शायद एक खबर बहुत पुरानी सुनी होगी, एक बड़ी सारी मछली के अंदर प्लास्टिक जमा हुआ मिला था। किसका कारण? पोल्यूशन का। तो अब उसके अलावा जो फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े धुएं बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं धुएं निकालने के लिए, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। अब वही वेस्ट अगर नदी में जाएगा तो वाटर पोल्यूशन होगा। तो उससे क्या होता है, अगर उस पानी को कोई पी लेता है तो उससे उसका जो उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और आगे जाके ये हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ी बीमारी बनते हैं। तो ये हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, बाकी का जो इसका फाइनल पार्ट है हम अगले सेगमेंट में करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दिया जाएगा। और एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही कमेंट कीजिएगा, इससे बाहर अगर कोई कमेंट किया जाता है कोई भी उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।